Hello students, today I will discuss about electrostatics and this will be the lecture number 6. ठीक है, तो पहले 5 लेक्चर मैंने बना चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, वो तुम्हें मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलो ये इसका कंटिन्यूशन होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से मैंने स्टार्ट किया था और पिछले 5 लेक्चर्स में मैंने लास्ट जो था वो डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके ऊपर डिस्कस किया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से लेके मैंने पूरा डाइपोल जो है इतना कवर कर लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज टू डाइपोल कवर हो गया। तो आज का वीडियो मैं बेसिकली उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग से लेके मतलब जहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट किया था और डाइपोल तक, तो वहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया और जो और भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कूलम्ब्स लॉ था, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, उसका एक्सप्रेशन 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। याद है तुम्हें? अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव Q1 चार्ज इज सेपरेटेड बाय दिस टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव Q1 और यहाँ पे एक पॉजिटिव Q2 चार्जेस है, दो चार्जेस है और दोनों का डिस्टेंस r है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये दोनों जो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2, तो इन दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट, मतलब मैं अगर ऐसे कहूँ कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होगा और Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 होगा, देन व्हाट इज योर ओपिनियन? मतलब अगर तुम्हें मैं ये वो सिचुएशन दूं कि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो तुम इस सिचुएशन को देख के तुम क्या कहना चाहते हो, या फिर इसको देख के Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, तो क्या होगा? Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब होगा कि अब मान लो मेरे पास Q1 जो है वो अगर पॉजिटिव हो और Q2 जो है वो भी पॉजिटिव हो, तभी Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 ये फुलफिल करेगा, है ना? या फिर Q1 जो है वो नेगेटिव हो और Q2 जो है वो भी नेगेटिव हो, तब तुम नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, है ना? तो इससे क्या पता चला कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस Q1 और मतलब इन दोनों सर्कमस्टेंसेस में बेसिकली इन दोनों सर्कमस्टेंसेस में अगर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसमें तुम क्या कहोगे? अगर एक नेगेटिव चार्ज के सामने तुमने दूसरा और एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, या फिर एक पॉजिटिव चार्ज के सामने तुमने दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि द नेचर ऑफ द फोर्स इज रिपल्सिव, है ना? द फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसा दे कि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका इसमें क्या कमेंट कर सकता हूँ कि नेचर ऑफ द फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। अब तुम समझ चुके हो इसका आंसर क्या होगा। Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 कब होगा? 0 से कम मतलब नेगेटिव होना चाहिए। मतलब Q1 अगर नेगेटिव हो और Q2 अगर पॉजिटिव हो, या फिर Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, इन दोनों केसेस में मतलब Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 होगा, है ना? तब फोर्स जो होगा एट्रैक्टिव इन नेचर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कूलम्ब्स फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैंने ये सब तो मैंने थ्योरी तो बता दिया। तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी। तो इसका व्हाट इज द डायमेंशन? इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? फिर इसका यूनिट अगर तुम निकाल सकते हो तो इजीली तुम इसका डायमेंशन निकाल पाओगे, है ना? तो इसका यूनिट तुम्हें निकालना है, तो वैसे मैंने यूनिट तो निकाल दिया होगा शायद वीडियो में। तो इसका तुम एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रखोगे, 4 पाई तो है, 4 पाई मैं रख देता हूँ यहाँ पे, कोई बात। अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट एक साइड पे रख दो, तो ये इस साइड में चला गया। यहाँ पे Q1 Q2 एफ आर स्क्वायर और 4 पाई, है ना? 4 पाई का तो डायमेंशन या फिर यूनिट होगा नहीं,
तुम यहाँ से अगर यूनिट निकाल देते हो ना तो उसके क्रॉसपोंडिंग तुम इससे डायमेंशन निकाल पाओगे। Q1 Q2 जो भी होगा इसका तो कूलम होगा, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये मीटर स्क्वायर है और ये न्यूटन है। तो अल्टीमेटली इसका यूनिट, मुझे डायमेंशन निकालना है, वैसे यूनिट पहले देख लेते हैं। तो कूलम स्क्वायर ये हो गया इसका। तो क्वेश्चन था कि डायमेंशन क्या है। देखो डायमेंशन के लिए अगर हमें फोर्स का डायमेंशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, मतलब जब मैं पढ़वाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें डायमेंशन निकालना है ना तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सबका डायमेंशन निकल जाएगा, अगर तुम्हें फोर्स का डायमेंशन पता हो तो। फोर्स का डायमेंशन पता हो तो आगे हम जब भी डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, मतलब मैं जब भी तुम्हें डायमेंशन करवाऊंगा तो देखना मैं बार बार कहूंगा कि फोर्स का डायमेंशन तुम्हें आता है कि नहीं। फोर्स का डायमेंशन से हर एक फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब वो हर एक, मतलब तुम अब कहोगे सर मीटर डिस्टेंस का डायमेंशन मुझे निकालना है, फोर्स चाहिए, तब तो नहीं चाहिए। मतलब अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई मतलब फिजिकल क्वांटिटी आ गया तो उसका डायमेंशन भी मैं फोर्स का हेल्प लेके निकालूंगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि तुम जो फोर्स का डायमेंशन है उसको याद रखो। तो फोर्स का डायमेंशन है mL/(-2), ठीक है। तो अब मेरे पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है मुझे, तो यहाँ से निकाल दूंगा मैं, ठीक है। तो इतना तो मैं लिख लिया होगा, तो मैं इसमें ऐसे करता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो ये क्या होगा, ये कूलम। अब देखो Q = IT होता है, ठीक है। अब तुमने क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, जो करंट होगा वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, फिर Q = I/T होगा, है ना। तो I इसका जो डायमेंशन होगा वो एम्पियर होता है ऐसे, और T का तो कैपिटल T होता है ना। तो Q का जो डायमेंशन होगा उसका A/T, मतलब कूलम जो होगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, A²T², है ना। तो यहाँ पे C² है, तो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन में यहाँ पे लिखूंगा A²T², नीचे M² है, तो नीचे तुम्हारे पास है L², और ये फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, mL/(-2). तो तुम लिखोगे, इसको ब्रैकेट दे देता हूँ मैं, mL/(-2), ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो बात कहा वो कहा कि तुम्हें फोर्स का जो डायमेंशन है वो याद रखना है, mL/(-2). आगे हम जब भी डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास, बहुत फिजिकल क्वांटिटीज नए नए आने वाले हैं। जब भी हम कोई नए फिजिकल क्वांटिटी को मतलब हमें मिलता है ना, तो हम उसका यूनिट और डायमेंशन जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर फिजिकल क्वांटिटी होगा तो हम इसका हेल्प लेंगे, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि फोर्स का डायमेंशन याद रखा करो। तो अब इसका तो कैलकुलेशन तुम करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे कि m, तो m तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा, L × L², तो L क्यों हुआ यहाँ पे, L⁻³ होगा क्योंकि ऊपर जाना है इसको। फिर T² है यहाँ पे, T⁻² है, ऊपर आएगा तो T⁴ हो जाएगा, और साथ में A² तो है ही है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, क्लियर, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। ये तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट जो है उसका डायमेंशन हो गया, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो जैसे कि मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है वहाँ पे तुम्हें पढ़ाया था कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो वहाँ से एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ। अगर मुझे, मैंने तुम्हें ऐसे बताया था, अगर मेरे पास एक बॉडी A है और दूसरा बॉडी B है, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि सडनली तुम्हारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस बॉडी से अगर तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो तो दिस बॉडी विल बी गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, है ना। दिस बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज, एंड दैट बॉडी, this is gaining electron, so this is negatively charged body, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे रख रहे हो, ऐसा एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया भी है, फर्स्ट वीडियो में ही मैंने करवा दिया, ठीक है। तो उसी का कंटिन्यूशन है। तो देखो अगर तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो ना, इससे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, वो अलग बात है। अगर ट्रांसफर हो गया ये पॉजिटिव होगा, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा, दैट इज तो क्लियर। बट क्वेश्चन इज दैट कि अगर यहाँ से तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या यहाँ से मास भी ट्रांसफर हो रहा है, क्या मास जो है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी एक बॉडी, इसको छोड़ो, किसी भी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तुम अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे
तो क्या ये पॉसिबल है कि मास भी ट्रांसफर हो जाएगा? पहला पॉइंट तो ये है कि यस और नो, इज इट पॉसिबल? अगर मैं चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, तो आंसर इज यस, पॉसिबल। कैसे? तो देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि इस बॉडी से यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो इस बॉडी पे आके एक इलेक्ट्रॉन अब ऐड हो गया। अब हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना? तो तुमने अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है तो इसमें इतना मास ऐड हो गया, है ना? तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ? तो अगर क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा कि A2B तुमने n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए, ठीक है, A2B तुमने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए, तो इसने कितना मास गेन किया? तो इसने जो मास गेन किया, मास गेन बाय B, वो कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हो तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। n इलेक्ट्रॉन्स तुमने ट्रांसफर किए हो तो कितना होगा? n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो ये था कि क्वेश्चन येस और नो, तो तुम्हें ये पता चल गया कि हाँ मास तो ट्रांसफर होगा, अगर तुम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो तो मास भी ट्रांसफर हो जाएगा। बट द थिंग इज दैट कि जो मास है ना इलेक्ट्रॉन का, उसका ऑर्डर तुम देखो 10⁻³ अगर तुम कहते हो कि तुमने 10⁻10 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर दिया यहाँ से यहाँ तक, लेट अस कंसीडर, तब भी ये वाला पावर मतलब ज्यादा नहीं घटने वाला, है ना? तो बहुत छोटा है, मतलब बहुत ही मतलब माइन्यूट लेवल का मास जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। बट अगर तुमसे पूछा गया है, अगर तुमसे कोई प्रॉब्लम ऐसा पूछा कि यहाँ से यहाँ तुमने 10⁻10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो व्हाट इज द मास गेन्ड बाय दैट बॉडी, तो तुम ऐसे ही प्रॉब्लम को तो तुम ऐसे ही करोगे, यहाँ पे 10⁻10 लिख दोगे, बाकी जो आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तो मुझे जो मेन पॉइंट बताना था वो ये था, अगर तुम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, तो वहां पे साथ साथ मास भी ट्रांसफर हो जाता है। और साथ में मैंने ये भी बताया, जो तुम बहुत ज्यादा मतलब 10⁻10 मैंने पकड़ा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमने ट्रांसफर कर दिया, फिर भी मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी जो होगा, मतलब जो मास गेन होगा इसका, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो चलो। अच्छा, इसके साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, तो डिफरेंस क्या है मास और चार्ज में? मास और चार्ज, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? तो देखो, जो मेन डिफरेंस है मैं वही बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारा डिफरेंस तुम्हें मिल जाएगा। तो मेन डिफरेंस ये है, मास जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी नेगेटिव, बट चार्ज तुमने देखा वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस चार्ज और मास में। ठीक है, वैसे तुम्हें मिल जाएगा रिलेटिविस्टिक मास क्या है, वो क्या है, ये सब यही मेन है। चलिए, ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द बेसिक डिफरेंस इज दैट मास कैन नॉट बी नेगेटिव, चार्ज कैन बोथ बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, चलो। तो जैसे कि मैंने कहा कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है और इसमें ना टोटल चार्ज है Q। तो एक बॉडी है मेरे पास जिसका टोटल चार्ज Q है, ठीक है। तो इस बॉडी को तुमने ऐसे किया, इस चार्ज को तुमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तो है Q, मेरे पास एक बॉडी था पहले जिसका चार्ज था टोटल Q। अब इस चार्ज को तुमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक Q हो गया, तो दूसरा पार्ट कितना होगा? Q माइनस Q। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, अगर तुमने इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस चार्ज को, तो इस चार्ज का कौन सी वैल्यू की वजह से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस Q द फोर्स बिटवीन दिस टू इज मैक्सिमम। अब तुमने दो चार्ज अलग अलग कर दिया ना, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। पहले तो यही चार्ज था, ये फिक्स्ड है, कैपिटल Q का वैल्यू तो फिक्स्ड है। अब तुमने इसको कितना हटाया यहाँ से, उसके हिसाब से ये सेकंड पार्ट निकलेगा, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज को तुमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है,
तो कह रहा है कि इस चार्ज का कौन सी वैल्यू की वजह से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इज मैक्सिमम। ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस। कौन सा चार्ज, क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, इन दोनों के चार्जेस, अब दो चार्ज हो गए ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा। तो फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इज मैक्सिमम। ठीक है मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने बताया कि एक चार्ज था तुम्हारे पास, एक बॉडी में एक चार्ज था, उस चार्ज को तुमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्यू है, एक क्यू माइनस क्यू है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो फोर्स होगा, तो वो मैक्सिमम होगा। कह रहा है कौन सा वैल्यू, क्यू के कौन सी वैल्यू की वजह से इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो देखो, अगर तुम मैक्सिमम ये टर्म यूज कर रहे हैं ना, तो तुम्हें मैथमेटिक्स में मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर मैथमेटिक्स है तुम्हारे पास तो तुमने डेरिवेटिव में मैक्सिमम और मिनिमम किया होगा। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो ये तुम अभी सीख रहे हो। तो देखो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। मेरे पास दो चार्जेस है, चार्ज क्या क्या था, Q और Q माइनस Q। तो फॉर एनीथिंग, अगर कोई भी मतलब तुम्हारे पास फंक्शन है, वो अगर मैक्सिमम अगर मिनिमम होना है उसको जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम कोई भी फंक्शन हो, अगर कोई भी फंक्शन f है और तुम f इज अ फंक्शन ऑफ x मान लो, अगर इस पे कुछ भी गिवन हो, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 ये है, तो अगर तुम्हें कहता है कि ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, तो तुम क्या करते हो, f डैश x इक्वल टू 0 लिखते हो, है ना, मैथमेटिक्स में। तो इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, तुम्हें क्वेश्चन को देखना होगा कि मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो इसमें हम ये कहेंगे, फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम, ठीक है, हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो डी एफ बाई डी क्यू शुड बी 0। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में यही चीज था, अगर इसको तुम कर पाते हो देन तो ओके, सब हो जाएगा प्रॉब्लम, अदरवाइज तो तुम समझ नहीं पाओगे मतलब मैक्सिमम कैसे कैसे होगा, कैसे करना है। तो इसमें ट्रिक वो था कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन तुम्हें 0 करना। तुम ऐसे पूछ सकते हो कि सर डी एफ बाई डी क्यू नहीं हो रहा है, डी एफ बाई डी क्यू क्यों नहीं हो रहा। अब तुम सोचो डी क्यू क्या है तुम्हारे पास, अगर डी एक्स, अगर मान लो डी एक्स में लिखता हूं, तो इसको तुम ऐसे सोचते हो ना कि दो चीज के डिफरेंस होगा ये, है ना। अरे क्यू जो था वो तो पहले बॉडी का चार्ज था, वो तो फिक्स था, डी क्यू तो होगा नहीं, वो तो वेरिएबल है ही नहीं, है ना, डी क्यू तो 0 होगा। समझ रहे हो ना, मतलब डी एक्स अगर मैं ऐसे लिखूं x1 माइनस x1 तो 0 हो जाएगा। डी क्यू का भी तो ऐसा ही केस है, डी क्यू तो पहले चार्ज था, मान लो डी क्यू था 15 माइक्रोकूलम, तो तुम इस डी क्यू क्या होगा, मतलब पहले भी 15 माइक्रोकूलम था, बाद में 15 माइक्रोकूलम ही है, टोटल चार्ज तो वही था, है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में होगा जो वेरिएबल है। क्यों कुछ भी हो सकता है, तो 15 से 13 माइनस कर सकते हो, 2 माइनस कर सकते हो, 1 माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो डी डी क्यू ऑफ फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, अब मैं 1/4 वो नहीं लिखूंगा बेकार में, मतलब लिखना पड़ेगा, के लिख लेता हूं, तो के Q1 मतलब Q2 मतलब Q माइनस Q बाई इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये हमें दिया हुआ नहीं है डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बट जो भी डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, तो r स्क्वायर इक्वल टू 0, फर्स्ट डिफरेंशियल डी डी क्यू ऑफ दिस थिंग। क्लियर, तो यार मैंने पकड़ लिया, लेट अस कंसीडर, मैं लिख दूंगा कि लेट अस कंसीडर आर बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस Q एंड Q माइनस Q। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस होगा वो तो फिक्स्ड होगा, वो वेरिएबल है नहीं। तो इसका मतलब ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये टर्म डी क्यू से बाहर निकल जाएगा, और ये वाला जो टर्म है ये दिस कैन नॉट बी 0, है ना। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो, अब समझो क्या कहना चाहता हूं मैं, कि तुम्हारे पास जो है के बाई आर स्क्वायर
और ये डी डी क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास एक चीज है कि दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। अब तुम कहो k का वैल्यू तो 0 नहीं होगा, r का वैल्यू भी 0 नहीं होगा, तो दिस कैन नॉट बी 0, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसे प्रॉब्लम तो तुम करते ही हो, लोअर क्लास में बहुत किया हो। तो इसका मतलब क्या है कि डी डी क्यू ऑफ क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या है इसमें, इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये डी क्यू क्यू होगा सिर्फ, माइनस इसमें करोगे तो, ये शॉर्टकट में कर रहा हूँ, तुम समझ लोगे ना, अगर नहीं समझोगे तो ऐसे कर देता हूँ, डी डी क्यू 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 माइनस डी डी क्यू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी क्यू ये तो कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, और डी क्यू बाई डी क्यू मतलब 1 होगा, माइनस ये क्या है, ये तो ऐसा हो गया ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका ट्वाइस एक्स होता है, देखो, तो ये ट्वाइस क्यू होगा इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, मतलब q इक्वल टू ट्वाइस क्यू। तो तुम्हें क्या पूछा, तुम्हें पूछा कि जो स्मॉल q है इसका कितना वैल्यू के वजह से ये मैक्सिमम हो रहा है, ये मैक्सिमम हो रहा है इसलिए हमने 0 लिखा, अब निकल गया, तो q इक्वल टू क्यू बाई 2, ठीक है। तो ये सब तो सिंपल मैथमेटिक्स था, डेरिवेटिव था। तुम्हें मेन चीज वो जो देखना था वो ये था कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, जिससे तुम वेरी करवा रहे हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मान लो तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन है कि Q1 और Q2 दो चार्ज है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास Q1 और Q2 दो चार्ज है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, तो Q1 और Q2 दो चार्ज है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इन दोनों चार्जेस में कौन कौन सा फोर्स काम करेगा, इन दोनों चार्जेस में कौन कौन सा फोर्स काम करेगा। तो अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है, अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है, अगर मैं चार्ज बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा ही, है ना, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट मैंने कहा कि और कौन कौन सा बॉडी, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, पहले जो प्रॉब्लम एक सॉल्व कर रहा था कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर तुम चार्ज लेके जाते हो तो मास भी ट्रांसफर हो जाता है। तो देखो अगर मेरे पास चार्ज बॉडी है ना, अगर मेरे पास चार्ज बॉडी है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसमें मास भी होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मास तो होगा। मेरे पास अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ मास होगा, 3 प्रोटॉन है 5 प्रोटॉन है तो मास तो होगा ना। तो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इन दोनों चार्जेस में कौन सा फोर्स काम करेगा। पहले वाला जो है फोर्स वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ही होगा, है ना। और कौन सा फोर्स होगा, अगर देखो अब सिचुएशन ऐसे पकड़ो कि इसको चार्ज ना पकड़ के एक मास, इसमें कुछ मास है ना, तो इसका भी कुछ मास है, तो 2 मासेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, मतलब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, तो Fg भी काम करेगा, ठीक है। तो Fg स्मॉल जी लिखता हूँ, तो इसका वैल्यू कितना होता है, Gmm बाई आर स्क्वायर। लेट अस कंसीडर इसका मास m है और इसका मास कैपिटल M है, या फिर m1 m2 लिख लो, m1 और इसका m2, तो Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना, समझ चुके हो ना। तो मतलब तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास दो चार्ज बॉडी है तो इसमें सिर्फ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन ये है कि मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया कि मेरे पास अगर ये वाला डिस्टेंस अगर फिक्स्ड है और मेरे पास ऐसे दो चार्जेस बॉडी है, तो पहले तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 बाई मतलब k लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना, तो k Q1 इंटू Q2, तो E इंटू ई स्क्वायर हो गया बाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और मुझे आप पता चल गया कि इसमें इसका भी एक मास है, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा,
इसका भी मास है, वो मास ऑफ प्रोटॉन होगा। तो इसमें एफ जी मतलब ग्रेविटेशन वाला फोर्स भी काम करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन बाय डिस्टेंस, तो सेम है आर स्क्वायर। क्लियर। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, ठीक है, तो देखो ये डायग्राम तुमने ड्रॉ कर दिया होगा। तो अगर मैं एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी ये करता हूं तो क्या होगा, देखो तुम्हारे पास के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और डिवाइड ये होगा, तो इसको इंटू करो, तो ये आर स्क्वायर, यहाँ पे जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो देखो इसमें ये कट जाएगा। अब एक चीज बताओ, के का जो वैल्यू है वो तुम्हें पता है कितना है, 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। ई का जो वैल्यू है वो तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। इसका कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10⁻11 वो भी तुम्हें पता है ना। इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27, ठीक है। तो तुम कैलकुलेटर यूज करना और इस वैल्यू, ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास एक सिचुएशन ऐसा आता है, यहाँ पे तो तुम कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब तुम समझो इस प्रॉब्लम को मैंने क्यों किया। वैसे ये सॉल्व एग्जाम्पल में मिल जाएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 1.3 शायद 1.3 में भी ऐसे ही प्रॉब्लम दिया हुआ है। बट मैं कहना क्या चाहता हूँ वो तुम समझो कि जब तुम इसका कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारे पास, लेट अस कंसीडर कि तुम्हारे पास ऐसा है, लेट अस अज्यूम कि द वैल्यू इज 2, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन हुआ इसका आंसर 2 है। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि एफ ई इक्वल टू 2 इंटू एफ जी, ठीक है। तो सेम चार्जेस के लिए तुमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला और वही चार्जेस के लिए तुमने जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, तब तुमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इसका फाइनल आंसर 2 नहीं होगा, पहली बात, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि लेट अस कंसीडर कि 2 होगा। अगर 2 होता है तो तुम क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, तो एफ इक्वल टू 2 इंटू एफ जी होगा। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 2 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम चार्ज सेम बॉडी के लिए हमने किया ना। तो इससे हमें अगर ऐसा होता है तो अपना आंसर तुम खुद से बता के मुझे बताओगे कि क्या तुम्हें अल्टीमेटली कंक्लूजन मिला है, ठीक है। अगर मेरा आंसर ये होता, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा आंसर 2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 2 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुम्हें ये मिलेगा। तो ये बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का कंसिक्वेंस ये है कि तुम्हें ये पता चला कि कौन सा फोर्स इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा इफेक्टिव है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम बॉडी में तुमने सेम डिस्टेंस पर अप्लाई किया, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा वो तुम मुझे यहाँ पे बताओगे और तुम ऐसे कुछ बताओगे मुझे कि तुम्हारे आंसर के हिसाब से क्या हुआ, ठीक है। क्लियर है? चलो एक चीज मैं और बता दूं इस प्रॉब्लम के बारे में। जैसे 2 बार दिया है ना, एक बार सॉल्व एग्जाम्पल में कर लिया उन्होंने और सेकेंड टाइम उन्होंने 1.3 में भी पूछा है शायद एक्सरसाइज। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन दो जो फोर्सेस है उसमें सिमिलरिटी क्या है। देखो दोनों फोर्स ऐसा है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखोगे वो भी 1/r² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एफ जी भी ऐसा ही है ना। तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, दोनों फॉलो इनवर्स स्क्वायर 1/r², तो इनवर्स स्क्वायर हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये कॉमन चीज है दोनों में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये वाला प्रॉब्लम तुम सॉल्व करके मुझे बता देना कि क्या हो रहा है, तुम्हें क्या मिला, कौन सा वाला फोर्स ज्यादा मिला। और जब हम न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर के चैप्टर पढ़ेंगे मतलब, तब हमें और एक फोर्स मिलेगा, न्यूक्लियर फोर्स मिलेगा, तो उसके बारे में तब पता चलेगा और उस टाइम हमें पता ही चल जाएगा कि कौन सा फोर्स ज्यादा इफेक्टिव है।
मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक तुम्हें दो फोर्स मिला, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमारे पास न्यूक्लियर जो चैप्टर है उसमें हम न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लेंगे। अभी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन बैठाना है या लेस देन बैठाना, ठीक है। और जब हम इसको पढ़ लेंगे तब हम तीनों को कंपेयर कर लेंगे। पहले तो हमारे पास डाटा था ही, इसको देख लेंगे ये इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तब देखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। एक सिचुएशन ऐसा लेते हैं, मान लो मेरे पास दो चार्ज बॉल है, ठीक है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है और इसमें भी प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का मास m है, तो q और मास m है, ठीक है, इसका मास भी m, इसका मास भी m। ये एक थ्रेड से बंधा हुआ था, इसका लेंथ l है, इसका जो लेंथ है वो l है, ठीक है। तो दोनों में अगर तुम्हारे पास देखो, इन दोनों को तुमने ऐसे रख दिया ना, थ्रेड से रख दिया, तो अगर इसमें चार्ज नहीं होता, अगर इसमें चार्ज नहीं होता तो तुम ऐसे करके हैंगिंग पोजीशन में नहीं रख सकते हो, ठीक है, वो आ जाएगा, क्लोजर आ जाएगा, है ना। बट तुमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज दिया, तो ये क्लोज अब आ नहीं पा रहा है क्योंकि रिपल्शन हो रहा है ना। तो कह रहा है कि ये जो एंगल है मिड पॉइंट से इस लेंथ के साथ, ये थीटा एंगल है और ये अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है वो दिया हुआ है नहीं, तो ठीक है, कह रहा है कि ये जो है तुम्हारे पास मिड पॉइंट से ये वाला एंगल थीटा है, जबकि ये चीज इक्विलिब्रियम में था, समझ रहे हो ना। मतलब ये एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है और ये हैंगिंग पोजीशन पे है, अगर चार्ज नहीं होता तो ये ऐसे तुम ऐसी इंक्लाइन पोजीशन पे रख नहीं सकते, वो तो आ जाएगा, क्लोजर आ जाएगा। अब इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इसमें प्लस क्यू चार्ज, क्लोजर आने नहीं दे रहा है, इतना तक ये सेपरेट हो गया, मूव नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। और कह रहा है कि यहाँ से लेके इसने एंगल थीटा कर दिया है, इन दोनों के चार्ज के बीच में क्या डिस्टेंस है वो तुम्हें नहीं दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेस। मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, अलग अलग कर दिया ताकि समझने में आसान हो। तो प्रोडक्ट मैंने कहा ना, इसलिए अलग अलग कर दिया, तो Q1 इंटू Q2 कितना है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो तुम्हें कहा कि तुमको दो चार्ज ऐसे थ्रेड से ऐसे बांध के दे दिया, तो देखो ऐसे ही एक प्रॉब्लम मैंने मेरे प्लेलिस्ट के जो नीट और जेई का जो है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन ऐसा ही था, मैंने सॉल्व किया, तो इसी की तरह है वो प्रॉब्लम। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, तो ये वाला जो है डिस्टेंस की हम मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस r है, ठीक है, क्वेश्चन में ये वाला डिस्टेंस क्या है वो दिया हुआ है नहीं, तो लेट अस कंसीडर कि ये वाला डिस्टेंस r है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस तुम्हारे पास l, मतलब लेंथ ऑफ द जो थ्रेड है वो l दिया हुआ है, उसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं, ये Q1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखो इसका जो मास m है, इसमें डायरेक्ट W इक्वल टू mg यहाँ पे एक्ट करेगा। ये जो चार्ज मैंने कहा Q1 है, इस Q1 Q2 जो है इसको जो फोर्स देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस साइड होगा, है ना। ये अगर स्ट्रिंग है तो इसका टेंशन ऐसा एक्ट करेगा, ये तो अब इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में ये हिल नहीं रहा है ना। कैसे इक्विलिब्रियम में आ गया, ये खुद आना चाहता था, ऐसे एंगल करके तो नहीं रख सकते तुम, बट रिपल्शन हो रहा है तो ये आ नहीं पा रहा है ना। तो इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा, तो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो ये वाला चीज टी कॉस थीटा और ये वाला टी साइन थीटा, क्लियर है। अगर आप इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं पी कॉस थीटा इक्वल टू mg, ऐसे वाला एक प्रॉब्लम मैंने कहा है यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। ये देखो यहाँ से लेके मिड पॉइंट तक, तो इतना जो डिस्टेंस होगा तुम्हारे पास ये r/2 होगा, अगर हम इस पूरे को r कंसिडर करते हैं तो ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस जो फोर्स को कंपोनेंट को मैंने रिजॉल्व किया है, इसको देखते हैं, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम ऐसे कहेंगे कि Fe जो होगा वो t sin थीटा होगा और mg जो होगा वो t cos थीटा होगा, क्लियर। अब Fe कितना होता है,
एफ ई 1 बाई मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के भी लिख सकता हूँ मैं, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। मैंने कहा कि ये वाला आर मुझे नहीं दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ ये वाला लेंथ एल है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो एफ कितना है, अब ये इक्वेशन 1 है और अगर ये इक्वेशन 2 है तो तुम 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से करते हैं तो टी टी कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब tan थीटा हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे एफ ई डिवाइड बाई एम जी। क्लियर? आई होप कि ये वाला फिगर तुम समझ चुके हो, तो इसको रब कर दूं। तब देखो यहाँ पे, तो फिर तुम्हारे पास tan थीटा इक्वल टू एफ का वैल्यू यहाँ से लिखना है मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर और ये साथ में एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 मेरे से पूछा, तो Q1 इंटू Q2 क्या होगा, देखो कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी tan थीटा इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मैंने इंटेंशनली सबसे लास्ट में लिखा क्योंकि आर जो है मुझे दिया हुआ है नहीं, तो ये वाला फाइनल आंसर नहीं होगा, तुम इन टर्म्स ऑफ आर नहीं रख सकते। क्लियर है? Q1 इंटू Q2 पूछा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फिर से मैंने डायग्राम को रब कर दिया, डायग्राम चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको करता हूं तो डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। ये वाला डिस्टेंस मेरे पास r/2 था, क्लियर, ये वाला थीटा था, है ना, और ये वाला लेंथ l था, ठीक है। तो अगर ये वाला थीटा है, तुम्हारे पास अगर ये वाला ट्राइंगल है, तुम्हारे पास अगर ये वाला ट्राइंगल है, देखो मैं r को हटाने वाला हूँ यहाँ से, तो इस ये पूरा वाला डिस्टेंस मैंने r पकड़ लिया, तो ये यहाँ से लेकर सेंटर पर होगा, ये r/2 होगा। तो यहाँ पे अगर तुम साइन थीटा अप्लाई करते हो, साइन थीटा कितना होगा, इस ट्राइंगल में साइन थीटा कितना होगा, दिस मतलब r/2 डिवाइड बाई दिस मतलब l, दिस डिवाइड बाई दैट, तो r/2 डिवाइड, तो तुम्हारे पास r कितना हो गया, तो फिर यहाँ से लिखता हूँ फिर से, अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, r/2 हुआ है ना, इससे ज्योमेट्री से मैंने साइन थीटा निकाला, तो यहाँ पे तुम्हारे पास r कितना हो गया, 2l साइन थीटा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट करना है और पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? तो चलो, ये ज्योमेट्री समझ में आया, सिंपल था। तुम्हें बस r तुम्हें नहीं दिया हुआ है ना, तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट गिवन, इसलिए तुम r के टाइप पे नहीं लिख सकते, तो r इक्वल टू मुझे लिखना है ट्वाइस l साइन थीटा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिखूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा और ये ट्वाइस l साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो 4 हो गया, 4 जो 16, अब जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर है 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा। वो लंबा आंसर आ गया, ये वाला है तुम्हारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है? देखो सिंपल था प्रॉब्लम, मैं ये कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम का ही एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन जो है NEET में पूछा जा चुका है, ठीक है। वो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुम्हें, वो तुम देख लेना, उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो चलो तो बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने करवाया यहाँ पे, आई होप कि सारा प्रॉब्लम्स तुम्हें समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसका थ्योरी वाला पार्ट जो होगा वो आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।